नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ब्लैडर कैंसर इंडिया सपोर्ट ग्रुप से। ये जो एक सपोर्ट ग्रुप है ये बनाया गया है उन सारे पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए, केयर गिवर्स की हेल्प करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए जो जूझ रहे हैं या जो जर्नी में हैं ब्लैडर कैंसर की। और मेरे साथ हैं डॉक्टर अखिल कपूर जो कि हैं टीएमसी वाराणसी के प्रोफेसर एंड डॉक्टर साहब जो है एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो ब्लैडर कैंसर है बड़ी कॉम्प्लेक्स जटिल सी बीमारी है और मुझे लगता है कि जो कैंसर की जो बीमारियाँ होती हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्योंकि कई लोग होते हैं जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो क्या है और कैसे ये मुकम्मल होती है ब्लैडर कैंसर के परिव्यू में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट डिसाइड करना एक काफ़ी जटिल और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यदि हम किसी एक डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला नहीं भाई सर्जरी कर देनी चाहिए, दूसरा डॉक्टर बोला नहीं सर्जरी नहीं हो सकती, रेडिएशन करना बेटर रहेगा, तीसरा डॉक्टर बोलता नहीं दोनों ही नहीं हो सकता, कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देना है। तो इसीलिए ऐसा डिफरेंस ना आए और पेशेंट के बेनिफिट के लिए उसका बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो पाए, उसके लिए जो टीम मीटिंग करते हैं जिसको जॉइंट क्लिनिक बोलते हैं या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम क्लिनिक बोलते हैं, एमडीटी बोलते हैं उसको, उसमें ये प्रोसेस रहता है जिसमें सर्जिकल टीम, रेडिएशन टीम, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट इस टीम में एक साथ रहते हैं। तो एक जॉइंट डिसीजन जो आता है वो पेशेंट के लिए बेस्ट होता है, जिससे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट का आउटकम भी होता है। ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ भी हो चुके हैं जिन्होंने क्लियर बताया है लंग कैंसर में, ब्लैडर कैंसर में यदि कंबाइंड टीम डिसीजन लिया जाए तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम रहता है। अब ये पूछा जाए कि भाई सब केसेस में एमडीटी की ज़रूरत है, तो सब केसेस में ज़रूरत नहीं भी होती है, क्योंकि कई बार आंसर डायरेक्ट होता है कि भाई ये स्टेज 4 डिजीज़ है, इसमें डायरेक्टली कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का ही ट्रीटमेंट होना है। तो इसीलिए हर केस को एमडीटी में डिस्कस करना यूजली नहीं संभव होता, क्योंकि एमडीटी डिस्कशन करने के लिए कई सारे लोगों की एक साथ ज़रूरत होती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में इतने ज़्यादा केसेस हैं कि उनका सही टाइम पे जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होना भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम लोग टीम की मीटिंग के लिए वेट करते रहें, उसमें बीमारी बढ़ जाए। तो इस कारण से हम लोग केसेस को सेलेक्ट करते हैं, सारे केसेस को टीम मीटिंग में नहीं रखते, कुछ केसेस को सेलेक्ट करते हैं जिसमें लगे कि हाँ इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, टीम मीटिंग करने से पेशेंट का बेनिफिट होने का चांस है, तो ज़रूर ऐसा करते हैं और एमडीटी में डिस्कशन करते हैं। तो एमडीटी डिस्कशन में पैथोलॉजिस्ट कंफर्म करता है कि हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है उसको, जैसे यूरोथीलियल ब्लैडर कैंसर है तो यूरोथीलियल ही है, कोई अलग तरीके का ब्लैडर कैंसर, कई बार यूरोथीलियल जो मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजी बोलते हैं उसके अलावा भी तरह का कैंसर हो सकता है, उस केस में और इंपॉर्टेंट हो जाता है पैथोलॉजिस्ट का इनपुट। सेम टाइम में जब डाउट है कि बीमारी मेन जगह से शुरू होके ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होके कहीं और गई है कि नहीं, इसमें हमें हेल्प कर सकते हैं रेडियोलॉजिस्ट और न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर्स, तो उनको भी हम लोग टीम मीटिंग में इंक्लूड करते हैं ताकि कंफर्म हो सके कि भाई बीमारी स्टेज 4 की है कि नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है। उससे पूरा ट्रीटमेंट का इंटेंट, मतलब हम क्योर करने की तरफ से ट्रीट करने वाले हैं कि रिलीफ और पैलेटिव ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इसमें पूरा डिसीजन चेंज होता है। तो इसीलिए एमडीटी मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे खास करके डिफ़िकल्ट केसेस में, और जिनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन केसेस में टीम मीटिंग की बहुत ज़रूरत रहती है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे स्पेसिफिक केसेस में टीम मीटिंग करें ताकि पेशेंट के लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम आ सके, पेशेंट का बेनिफिट। तो ये सारी मेहनत सिर्फ पेशेंट के बेनिफिट के लिए, न कि किसी पर्टिकुलर एक डॉक्टर के लिए, या ये बोला जाए कि भाई आपको टीम मीटिंग की क्यों ज़रूरत है कि आपको नहीं आता ट्रीटमेंट। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर डॉक्टर ट्रेंड होता है इसके लिए, लेकिन एक जॉइंट डिसीजन जब होता है तो ये बेस्ट पॉसिबल होता है। तो ये पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी बेस्ट पॉसिबल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो पहली चीज़ तो ये जो एमडीटी जो क्लिनिक आपने बताई है ये कब होती है, क्या कोई फिक्स टाइम होता है? क्योंकि 5 डॉक्टर मतलब ऑन्कोलॉजी में अगर एक साथ लाना है तो मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एवरीबडी इज़ ओवरलोडेड विद वर्क एंड ये कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डे टाइम होता है या अस्पतालों में होता है, या हो सकता है कि जहाँ पे सेटअप्स हैं वहाँ पे शायद पॉसिबल हो लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में शायद वो ना होता हो, तो कैसे एक्सेस करते हैं लोग इसको? मतलब क्या करना पड़ता है पेशेंट्स को कि और दूसरी चीज़ ये भी है कि डिसाइड कौन करे, क्योंकि पेशेंट को तो कुछ पता नहीं होता है एंड वेदर दी क्लिनिशियन विल डिसाइड कि हाँ भाई ये मुझे एमडीटी में चाहिए या नहीं चाहिए, वो कैसे करते हैं? तो इसका डिसीजन जो है पेशेंट नहीं लेता है, इसका डिसीजन डॉक्टर्स जो देख रहे हैं पेशेंट को वो लेते हैं। कई बार हमें जैसे डाउट रहता है कि भाई इसमें रेडिएशन हो पाएगा कि नहीं, मैं जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, इसमें रेडिएशन संभव है कि नहीं, तो मैं रेडिएशन कलीग के पास भेजा, रेडिएशन कलीग ने डिस्कस किया, उसको लगा कि नहीं रेडिएशन की संभावना है, साथ ही उसको लगा कि शायद सर्जरी भी हो सकती है, तो इस टाइप के सिनेरियो में टीम मीटिंग बेस्ट रहेगी। अब टीम मीटिंग कब होती है? टीम मीटिंग हर इंस्टीट्यूट वाइज, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में मंडे और फ्राइडे को होती है,
तो अलग अलग टाइम ये फिक्स होता है, तो वीक में कम से कम 2 से 3 बार करने की कोशिश की जाती है, ताकि पेशेंट के ट्रीटमेंट में भी डिले ना हो और सही डिसीजन सही टाइम पे आ सके। तो ये हमारी कोशिश हमेशा रहती है, बट ये क्लिनिकली ड्रिवन होता है, पेशेंट इसको डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हमें जब क्लियरली पता है कि स्टेज 4 डिजीज़ है या कोई ट्रीटमेंट में कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो यूजली टीम मीटिंग का वेट नहीं करते और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि यदि कभी कभी भी डाउट रहे क्लिनिशियन के माइंड में, डेफिनेटली तो एमडीटी मीटिंग के लिए हम लोग वेट करते हैं, ना कि हड़बड़ी में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट यदि हमने स्टार्ट कर दिया तो उससे पीछे हटना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरत है, और पेशेंट ये डिस्कस कर सकता है कि क्या एमडीटी की ज़रूरत है, लेकिन पेशेंट शुड नॉट डिसाइड, दिस शुड बी डिसाइडेड बाय अ डॉक्टर जो उस पेशेंट को देख रहा है, क्योंकि डॉक्टर ही बेस्ट जज होगा कि भाई आगे और डॉक्टर्स की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि टीम वर्क की ज़रूरत है कि नहीं, मतलब सर्जिकल रेडिएशन का इनपुट की ज़रूरत है कि नहीं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एमडीटी कंडक्ट की जाती है। हमारे इंस्टीट्यूट में हफ्ते में 2 बार की जाती है। बिजी सेंटर्स में जहाँ पे कुछ और क्लिनिशियंस अवेलेबल हैं, वहाँ पे हफ्ते में 3 से 4 बार भी की जा सकती है। तो इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। ऑसम। डॉक्टर साहब, जब हम कैंसर में बात करते हैं ट्रीटमेंट की, चाहे वो ब्लैडर कैंसर हो या कोई भी दूसरे कैंसर्स हो, इम्यूनोथेरेपी जो है बड़ा एकदम पोस्टर बॉय बन के निकला है और काफ़ी कारगर है, ऐसा सुनने में आया है। और हमें ये बताइए कि ये जो इम्यूनोथेरेपी है, इसका इम्पैक्ट कितना है ब्लैडर कैंसर में? कब आपको लगता है कि हाँ भाई, ये पेशेंट जो है ये एलिजिबल है, और उसके एक्सेस के लिए क्या चैलेंजेस हैं, या कितना अफोर्डेबल है, कितना एक्सेसिबल है ये? तो देखा जाए इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट क्या ब्लैडर कैंसर में लगता है? जी हाँ, स्टेज 4 में तो हर पेशेंट को लगता है आइडियली। पेशेंट को जैसे हमने स्टेज 4 डिजीज़ डायग्नोस किया, उसमें हमने कीमोथेरेपी यूजली स्टार्ट करते हैं। कीमोथेरेपी देने के बाद मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में ड्रग अप्रूव्ड है, इम्यूनोथेरेपी अप्रूव्ड है, उसको यूटिलाइज़ करते हैं। अब बात रही उसके एक्सेस की, उसकी कॉस्ट की, अफोर्डेबिलिटी की, बेनिफिट की। पहले बेनिफिट की बात करते हैं। तो यस, बेनिफिट में क्लियर कट शोन है कि उससे लाइफ बढ़ती है। लाइफ बढ़ती है मतलब पेशेंट को डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिट होता है। इसमें कई सारे स्कोर्स भी होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे पता लगता है कि वो कॉस्ट को जस्टिफाई करता है कि नहीं। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एस्मो करके एक संस्था है यूरोप की, जिसकी एक स्कोर होता है, जिसको एस्मो MCBS स्कोर बोलते हैं। वो स्कोर बताता है कि यस, इम्यूनोथेरेपी मेंटेनेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे पेशेंट को डेफिनेटली फ़ायदा होता है। तो इसलिए हम लोग मेंटेनेंस इम्यूनोथेरेपी जो आफ्टर कीमोथेरेपी दी जाती है ब्लैडर कैंसर स्टेज 4 में, यूरिनरी ब्लैडर में, हम लोग देते हैं और पेशेंट को काउंसिल करते हैं। अब रही बात कॉस्ट की, तो यस, इंडिया में कॉस्ट इज़ अ बिग इशू। हमारे सारे पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से मैक्सिमम पॉसिबल, जो भी तरीके से फंड्स अरेंज करके जितना भी पॉसिबल हो, कुछ डोजेस मेंटेनेंस के ट्रीटमेंट के दिए जा सकें, ताकि जितना भी पॉसिबल है। अब देखिए, गाइडलाइन में दिया है कि 1 साल देना है, 2 साल देना है, 3 साल देना है, लेकिन हर बार ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश हम लोग यही करते हैं कि जो भी संभव हो, जितना भी संभव हो, उतना पेशेंट को बेनिफिट दिया जा सके। इसी तरह के लिए देखा जाए, ब्लैडर कैंसर तो नहीं, हेड नेक कैंसर में हमने लो डोज इम्यूनोथेरेपी की स्टडी की है। लो डोज इम्यूनोथेरेपी, जो डोज 200 या 240 मिलीग्राम निवोलुमैब नाम की एक ड्रग है इम्यूनोथेरेपी की, जिसका डोज 240 मिलीग्राम है, उसको हमने सिर्फ 20 मिलीग्राम डोज में देखा गया, और उसमें भी वो लाइफ बढ़ाती है। 1 साल का सर्वाइवल 16% से बढ़ के 43% हो जाता है। तो इसी तरह और भी जगह स्टडी करने की ज़रूरत है कि हम लोग स्टडी करके देखें कि भाई, यदि पूरा डोज संभव नहीं हो पा रहा है तो कम डोज क्या बेनिफिट करती है कि नहीं। तो हम लोग वैसे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक स्टडी नहीं होती तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी डोज और पूरी तरीके से दिया जाए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। अब हमें भी ये चिंता रहती है कि पेशेंट यदि अफोर्ड नहीं कर रहा है तो हम कुछ तो कर पाएँ पेशेंट के लिए। तो हम लोग इसी के लिए हर तरह की ऐसी कोशिश करते रहते हैं। और पेशेंट, इवन हमारे यहाँ कई तरह की स्टडीज़ भी चल रही हैं, जिसमें पेशेंट्स को ये सारी ड्रग्स काफ़ी चीपर कॉस्ट में मिल जाती हैं। कई बार हम लोग फंड्स अरेंज, NGO के थ्रू फंड्स अरेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रीटमेंट में जैसे एज ओल्ड ट्रीटमेंट था कि सब ट्रीटमेंट में सिर्फ एक कीमोथेरेपी दे दिया, उससे थोड़ा सा पेशेंट को थोड़ा सा बेनिफिट हो गया, थोड़ा रिलीफ आ गया, फिर ट्रीटमेंट बंद कर दिया, ऐसा नहीं रह गया है। अभी ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो चुका है। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी, जैसा मैंने बताया, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में भी लगती है, और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में यदि पेशेंट को पहले मेंटेनेंस में नहीं दी जा पाई किसी भी कारण से, तो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में इम्यूनोथेरेपी स्टैंडर्ड
ऑफ केयर है, तो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी ब्लैडर कैंसर में अप्रूव्ड है इंडिया में, लेकिन अवेलेबल नहीं है। अब इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए भी एक कंपैशनेट एक्सेस प्रोग्राम होता है कंपनीज़ का, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, हम लोग उनको मेल डालते हैं कि भाई हमारे इस पेशेंट में ये म्यूटेशन आया है और ये ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए ज़रूरी है। तो कई बार ऐसी ड्रग फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी इंपोर्ट करने के लिए हमें अलाउ कर देती है, फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेके पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अभी हमारे यहाँ ऐसे 2 से 3 पेशेंट चल रहे हैं जिनको इतनी कॉस्टली ड्रग, जो विदेशों में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और इंडिया में यदि इंपोर्ट कराएं पेशेंट खुद से तो वो काफ़ी महंगी पड़ेगी, हम पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे पा रहे हैं। तो उसके लिए टेस्ट करना ज़रूरी है, टेस्ट में म्यूटेशन आता है तो हम वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। ये सोचना कि भाई थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे दिया अब तो और कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं रह गया। अभी ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो चुका है। टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सपोर्टिव केयर, पैलेटिव केयर, इन सब का कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट जब दे पाते हैं तो लाइफ पेशेंट की डेफिनेटली बहुत इंप्रूव हो सकती है और लाइफ हम लोग ईयर्स में बढ़ा सकते हैं। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि स्पेशलिस्ट सेंटर पे जाएं जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जहाँ सेंटर में सिर्फ एक डॉक्टर है, वो थोड़ा सा पेशेंट को देखा और ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, उसमें ये सारी चीज़ संभव नहीं हो पाती। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को सजेस्ट करें कि जहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम रहे, जहाँ पे पूरा सेटअप रहे, कैंसर स्पेसिफिक सेटअप रहे कैंसर को मैनेज करने का, ऐसी जगह पे पेशेंट ट्रीटमेंट ले। भले ही हमारे सेंटर में नहीं, कहीं और जहाँ पे पेशेंट का घर है वहाँ पे भी। इसीलिए हम लोग रेफ़र करते हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल में ही रेफ़र करने की कोशिश करते हैं टाटा से कि वो जाके जहाँ पे उसको सही ट्रीटमेंट मिल पाए ऐसी जगह ही रेफ़र करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक सपोर्ट ग्रुप बहुत ही एक्टिव है, तो मेरी ये अपील रहेगी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के सभी पेशेंट से, वो ब्लैडर कैंसर के सपोर्ट ग्रुप से जुड़ने की कोशिश करें। एक वेबसाइट है bladdercancerindia.org, इस पर लॉगिन कर सकते हैं, इसमें इंटर करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है, आप वेबसाइट पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जिस हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं वहाँ के किसी सोशल वर्कर से कॉन्टैक्ट करें और इस सपोर्ट ग्रुप मीटिंग के बारे में समझें और हमसे जुड़ने की कोशिश करें, ताकि पेशेंट्स का, केयर गिवर्स का, सबको बेनिफिट हो और सही गाइडेंस मिल पाए ट्रीटमेंट के लिए और सही आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए भी हेल्प मिल पाए। साथ ही साथ बाकी ट्रीटमेंट तो डिसाइड फिजिशियन कर ही रहा है, साथ में जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनको बोलते हैं कि और साथ में क्या किया जाए कि अच्छा रहे, डाइट कैसी लिया जाए, एक्सरसाइज करना है नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें जो ट्रीटमेंट के टाइम में कई बार डिस्कस नहीं हो पाती बिजी सेटअप्स में, बिजी क्लिनिक्स में, वो सारी चीज़ों में भी हेल्प मिल सके। तो ज़रूर bladdercancerindia.org इस पर लॉगिन ज़रूर करें। धन्यवाद।